हम यहाँ पे बुधा रॉक मंथल बुधा रॉक पे मौजूद हैं। तो मैं इस हवाले से जो है बुधा रॉक की तारीख़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये बुधा रॉक असल में है क्या, और यहाँ पर 3 जो बुधा यहाँ पे मौजूद है इसकी असल हकीकत क्या है, इस बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पहले ज़रा उर्दू में बात में थोड़ा सा इंग्लिश में आप बहुत शुक्रिया आपका। इसको मंथल बुधा रॉक के नाम से यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, अगर आप दिखा सकें तो ये बोर्ड है ऑन ए लार्ज येलो रॉक शो। अब तक जो बल्तिस्तान में या लद्दाख में जो इस पूरे एरिया में इसको, चूँकि यहाँ पर ये मंडला है, अगर आप इधर देख सकें तो ये आपको ये लोटस है, ये वो मटका है, और इससे ये पूरे लोटस अगर आप देखें तो ये पूरा ये कायनात को यानी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं पुराने ज़माने के लोगों की आइडियोलॉजी में। अगर आप इसको बुद्ध अगर आसार समझते हैं तो मैं इससे मुकम्मल तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि बुद्ध मत में, बुद्ध मज़हब में अव्वल तो गौतम बुद्ध के अलावा 3 और बुद्धास नहीं हैं। एक दूसरी बात ये है, बुद्ध मत हमेशा जब बनाते हैं तो वो स्टेचूज बनाते हैं, ये बौन मज़हब के हैं, बौन मज़हब कार्विंग करते हैं, तो ये कार्विंग है, ये स्टेचू नहीं है। और इसमें अगर आप देखें तो ये खेपलारिंग जो लहासा से आए थे उसने मगरबी तिब्बत में, जिसमें आपको लद्दाख, जांस्कर, करगिल और रास्ते में बहुत खारबो वगैरह में उन्होंने ये कार्विंग किया। ये बौन मज़हब ने अपने देवताओं को और अपने तालीमात को महफूज रखने के लिए लिखा। और ये जो इधर लिखा है, ये एगे में लिखा है, ये इस तालीम, ये जो लिखा है ये तालीम बौन मज़हब की तालीमात हैं, और ये इसको कहते हैं ब्रह्मटी लोगा। ये ब्रह्मटी लोगा है। ब्रह्मटी लोगा के साथ उन्होंने क्या कि इनके असल जो देवता है वो ऊपर है जन्नत में, उलमुलूरी। मैंने कई मरतबा लोगों को भी कहा, मेरे किताब में भी हो, उलमुलूरी वो जन्नत है शाला उत्कर बौन मज़हब के, और उधर जो बैठे हैं वो शाला उत्कर है जो जन्नत में है। और नीचे देख रहे हैं ये 3 बड़े हैं, इसका नाम है, ये रुपा कहते हैं। ये लाखों साल इसके मज़हब और इसकी समाजियात चलते रहे, ये दौर ख़त्म हो गया और ये उर्दू बल्कि लफ्ज़ यानी वो पत्थर बन गया, वो जम गए। इसके बाद हाँ डिके हो गया। इसके बाद ये है, इसका नाम है जी स्कल्बा, मिडिल स्कल्बा है। ये इसका जो मजहबी नाम है बौन में, इसको तोनपशारब मेगोची कहते हैं। ठीक है जी, ये तोनपशारब मेगोची है। और अभी किसका दौर चल रहा है? इसका दौर है, इसी का दौर चल रहे हैं। ये जो दरमियान में छोटे छोटे 20 बुद्धास हैं, गौतम बुद्ध इनमें से एक है, ये नहीं है, ये तो तोनपशारब है। ये मातम बुद्ध इनमें से एक है। ये हर 4 से 5 हज़ार साल के दरमियान एक आया है। और इसके अपने दौर, अगर आप बौन मज़हब की किताब ज़र्मिक और ज़बरजत में अगर आप देखेंगे तो ये 50,000 साल पहले से इसका दौर चले हैं। और उनमें से उन 50 सालों में हर 4,000 साल में ये मुख्तलिफ बुद्धास आए हैं। और इनको अगर आप बल्ती ज़बान में देखेंगे तो वही बुद्धा भी कहते हैं, लहीला भी कहते हैं इसको। अब ये जो तीसरा है इसको स्कल्बा चेस्पा कहते हैं। ये उर्दूतबा है, स्कल्बा और चेस्पा कहते हैं। इसको बुद्ध मज़हब के लोग भी, चूँकि बौन और बुद्ध आपस में जुड़ गए हैं, यानी ये एक हो गए, इनके दरमियान अख्तलाफात हुए हैं। और तोबो सल्तनत के अंदर तकरीबन 13-14 बादशाहतें कत्ल हुए हैं बौन और बुद्ध मज़हब की लड़ाई में। तो अब चूँकि काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद ये दोनों मर्ज हो गए। तो अब ये जो बौन मज़हब का जो अक़ीदा था कि आने वाला बुद्धा, ये चेस्पा फ्यूचर बुद्धा, मथरिया कहते हैं इसको। अब ये लफ्ज़ मथरिया की थ्योरी भी बौन मज़हब से बुद्ध मज़हब में आए हैं। बुद्ध मज़हब में अगर आप बुनियादी तौर पर गौतमा की अगर आप तारीफ़ें मतलब उसकी तारीख़ पढ़ें तो गौतमा बुद्ध ने कभी दूसरी जन्म या क़यामत का तस्वुर या खुदा का तस्वुर बौन मत में नहीं है। वहाँ पर नरवान का तस्वुर है, रीइंकार्नेशन का तस्वुर है, तनासुख का नज़रिया ज़रूर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कोई क़यामत का, जन्नत का या इस किस्म को कोई तस्वुरात बुद्ध मज़हब में नहीं है। जबकि बौन में
یہ ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ دونپشارہ میگوچی ان کی جنت ہے اور ملوری میں یہ 3 اس کے شاگرد تھے یا بیٹے تھے. آج سے 18 سے 25 ہزار قبل مسیح کی بات ہے. یہ ان کے پاس جا کر ان کی تعلیمات پڑھی. اس کو میں نے پہلے آپ کو کہا برہمٹی لوگا کہتے ہیں. پڑھنے کے بعد ان تینوں نے کہا ہم آپ کی دین کو دنیا میں انسانوں کے ذریعے پھیلانا چاہتا ہوں. جب یہ کہا تو انہوں نے ان کو پہلا دور دیا, ان کو دوسرا دور دیا اور آخری دور اس کا ہوگا. اس کے دور کے بعد یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی, انسانیت ختم ہو جائے گی. مطلب ان کا جو پورا دنیا کا جو سلسلہ ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 3 زمانوں پہ 3 ایپوک یا ایرا پہ تقسیم کیا. پہلا دور اس کو دیا, دوسرا اس کو دیا, تیسرا اس کو دیا. مطلب یہ ہو کہ یہ دور ختم ہو گیا, اس کا دور اس کا دور چل رہا ہے, یہ آگے آنے والے ہیں, یہ آنے والے ہیں. جی یہ اب وہ ہمارے تصورات ہیں. قیامت ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ اس کی دور کے اینڈ پہ یہ بھی لاکھوں سال چلے گا. اس کے بعد اینڈ پہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے مذہب, اس کے سماجیات جو بھی ہیں یہ سارا ختم ہو جائے گا. سوال اس میں سوال ایک اور ہے سر, یہاں پہ ہمارے یہاں جو بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس میں بدھ مذہب کے اثر زیادہ تھے یا آگے بون مذہب کے زیادہ ہیں. بدھ مت اگر آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ لہاسا میں جاؤ بدھ مذہب تبتن پلیٹوں پہ لہاسا سے پھیلے. لہاسا نیپال بھوٹان یا آپ سکم وغیرہ میں جاؤ تو وہاں پر آپ کو راک کارونگ میں کم نظر آئیں گے. اسٹیچو میں زیادہ نظر آئے گا. جو لکھاں ہیں نا ان میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا, لیکن پہاڑوں پر پتھروں پر یہ چیزیں نہیں ہوگا. وہ ایسا ہوا جب خلان ڈرما قتل ہوا ایک لاما کے ذریعے, بدھ لاما کے ذریعے سے قتل ہوا تو اس کے 2 بیٹے تھے. ایک تھا اوچھانگ, دوسرا بومستان تھا. بومستان چونکہ بدھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس لیے اس نے مشرقی تبت کے اوپر اس کی حکومت رہی. اور اوچھانگ چونکہ وہ بون مذہب سے اپنے باپ کے پیرو تھے تو وہ مغربی تبت کی طرف آیا. جو اس کے جو نسلی جو اقتدار میں آ کر جو سلسلہ ہے اس وقت یہ لداخ کے جو راجگان لداخ ہیں یہ ان کے اولاد میں سے ہیں, اوچھنگ کے اولاد میں سے ہیں. تو یہ دور چلا ہے. لہٰذا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں بلتستان میں صرف یہ جگہ نہیں ہے, شیگر لمسا میں بھی ہے. اس کو ہم یہ کنجوقسم کے نام سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اس قسم کے آپ کو کارویں نر میں نظر آئے گا, آپ کو خپلو سلنگ میں نظر آئے گا, خپلو کے اندر نظر آئے گا. اور کرما میں آپ کو بدھ خاربو پار کے اندر وہ بدھ خار کے نام سے ہے, بدھ خاربو کے نام سے ہے, وہاں پر بھی ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ آپ کو مغربی تبت میں بالخصوص لداخ بلتستان زانسکار کرگل کے ایریا میں آپ کو راک کارویں میں نظر آئے گا. ہمارے لوگوں نے جو اندازے لگائے مثلا ابھی جو منٹھل بدھا راک پر انہوں نے لکھا نا یہ 9ویں صدی میں ہوا ہے. اب اس کو کھپلاغی نے آتے ہوئے جب بدھ مذہب اور بدھ چونکہ سلطنت کے جو حکمران تھا بادشاہ تھا وہ بدھ تھا, انہوں نے بون مذہب کو ختم کرنے کے لیے پرسیکیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا, بہت سارے بون علماء کو قتل کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب ان کو پتہ چلا لہاسا کے اندر کہ ہمارے مذہب کی بےخونی کی جا رہی ہے لہٰذا اس کو بچانا چاہے تو وہ لوگ جو بھی بون عالم وہاں بچ گئے تھے وہ باغ کے اس طرف آیا اور انہوں نے بون مذہب کے تعلیمات کو ان کے آثار کو بچانے کے لیے راستے میں مختلف پتھروں پر کارونگ کرتے آئے. اگر آپ میں آپ کو بدھ خاربو کی میں نے بات کی لداخ سے کرگل آتے ہوئے آپ کو راستے میں گاؤں ملے گا, اس سے بھی بڑے وہاں پر انسکرپشنز ہیں, امیجز ہیں, وہ یہی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور بلتستان کے اندر جتنے بھی راکس پر امیجز ہیں وہ بون کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, بدھ مذہب کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. سوال ایک اور ہے سر, یہ جو راک کارویں جو یہاں پہ موجود ہے یہ ڈفرینٹ تھوڑا سا کیوں ہے؟ یہ لداخ کے اندر بھی الگ راک کارویں ہے, تبت کے اندر بھی ہے, تو ان سے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, یونیک کیوں ہے یہ؟ وائی دس از ڈفرینٹ؟ وہ اسی بیکاز دی ایشو از کہ یہ جو ادھر ہے ایک تو اس کی انوائرمنٹ اور اس پتھر کی بات ہے, دوسرا اگر آپ لمسا کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے آپ کو یہی ملے گا. آپ کو ڈفرینٹ تھوڑا سا ہے اس میں, یہ نر میں ہے نا جی, نر گھوڑوں میں بنا ہے. وہ کیسر داستان اور کیسر کی جو غائب ہو رہے تھے وہ میڈیٹیشن میں جا رہے تھے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ صرف تعلیمات کو اور اپنے ان کی جو ڈائٹیز ہیں سیلیشل ڈائٹیز کی تصورات اور ان کے تصویر کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بنایا. اور یہ اگر تعلیمات دیکھیں آپ کو نیچے یہ جو
पोट्री है, इधर से ये जो लोटस हैं, अगर आप देखें इस लोटस ने पूरे अर्ज को लपेट में लिया हुआ है। तो जो निज़ाम चलेगा वो इनके ज़रिए से चलेगा। मुख्तलिफ अवकात में मैंने पहले आपको कहा हर 4-5 हज़ार साल के बाद एक एक बुद्धा आता है, वो ये हैं। तो उनका बौन मज़हब का अक़ीदा ये है कि गौतम बुद्ध इन 20 में से एक हैं। ये उनसे पहले के हैं। सर इसमें एक सवाल एक और है सर, ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आगे बुन रॉक है या तुनपा रॉक है या ये बुधा रॉक नहीं है? इधर तो लिखा हुआ है कि बुधा रॉक है, लोग कहते हैं भाई बुधा रॉक है। जितने जो लोगों ने जो लिखे हैं रिसर्च किए वो सारा उसको बुरा समझते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसलिए तुनपा रॉक या तुनपा रॉक हाउ? मैं इसलिए बिकॉज अगर आप देखें ये जो पोट्री है, इधर से जो लोटस निकले हैं, ये जो तालीमात हैं वो बुद्ध मत का नहीं है, ये बौन मजहब को रिफ्लेक्ट करता है। फिर इनकी द्योता ऊपर है, वो आपको जरा वो सुराख की इस तरफ देखो, बुद्ध मजहब में कोई देवता का तस्वर नहीं है, नरवान है, देवता नहीं है। तो वो इधर है। फिर ये तीन मुझे आप बताएं, ये 3 बड़े जो डाइटीज हैं, अब आप बताएं इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध है? मुझे बताएं। अगर ये गौतम बुद्ध है तो ये क्या है, अगर ये है तो ये तो क्या है? ये चूंकि ये ब्रह्मलोकी की तालीमात में ये चीज़ें हैं, और ये जो जगह है ये बौन मजहब के 8वें रूहानी स्टेज है। यहाँ पर ये लोग उसको कहते हैं यशन थिकपा। तो फिरुल थिकपा, ना थिकपा, इस तरीके से मुख्तलिफ थिकपास हैं उनकी। तो ये यशन थिकपा के इबादत यहीं करते थे। ये इसलिए इस जगह को यहाँ उन्होंने मुनासिब समझा क्योंकि वो जो इबादत है वो इस शहर में, इस आबादी में सबसे पहले सूरज की किरण यहाँ करते हैं। तो अभी तो खैर आबादी बढ़ गए ना, ये आबादी नहीं थी, ये वीरान था, आबादी नीचे थे। अब उन्होंने इधर रखा दूसरा हवा, यानी हवा चूंकि आपके इस तरफ से आ रहा है तो उस वक्त यहाँ आबादी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस जगह को सेलेक्ट किया। तीसरा ये जो पानी, जो खास तौर पर गर्मियों में जो पानी की आवाज़ है नाले में ना, ये 3 चीज़ें एक जगह जमा हो तो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस जगह को सेलेक्ट किया। तो ये मैं खैर इसके ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ हवाले से दलील दे सकता हूँ, आपको कई किताबों के हवाले से दे सकता हूँ। और अगर आप इन डेप्थ देखें तो बुद्ध मज़हब हिंदुस्तान में फैला, साउथ एशिया में, बौन मज़हब तिब्बतन प्लेटों पे फैला। इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस ये हैं कि बौन और बुद्धिस्ट, चूँकि यहाँ पर जो सल्तनत थी, सबसे पहले केसर दास्तान है, लिंग ख़ानदान ने सल्तनत की, इसके बाद ये आपकी सल्तनत ज़ाज़ों में ज़ाज़ों किंगडम और ख़ास तौर पर लिगमन शाह ख़ानदान ने हुकूमत की। तो लिगमन शाह के दौर में बौन मज़हब ने उरूज पाया और ये ज़्यादा ये मतलब मजहबी ओरिएंटेड था, कल्चरल ओरिएंटेड था, ये ज़्यादा जंग जदल में नहीं थे। तो ये लोग मजहबी तौर पर जो गरोदा वैली है वहाँ पर इनका मरकज़ था, जो इस वक्त गरोदा वैली चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है। इंडिया से भी लोग आते थे और चाइना से भी, इधर से भी। तो वो एक तरह से बौन मजहब का कबला होता था। बाद में जब ट्रिगम ज़ांपो ने फतह किया, वो पहला एम्पायर है, उसने इस सल्तनत को ख़त्म करने के बाद ये 670 के दरमियान पूरे बल्तिस्तान लद्दाख को उन्होंने अपने कलमरों में लिया। लेने के बाद यहाँ पर जर्नली स्टेट रिलीजन ज़रूर था, लेकिन लोगों ने स्टेट रिलीजन होने के बावजूद बौन को प्रेफर किया, बुद्ध मज़हब को उन्होंने प्रेफर नहीं किया। लेकिन बाद में जब गर फैमिली आने के बाद उन्होंने कोड ऑफ लॉ बनाया। कोड ऑफ लॉ बनाने के बाद यहाँ की जो आबादी थी वो ज़्यादा उसके अंडर आएगा, उसके प्रेशर में आने के बाद तिब्बत और यहाँ के जो सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते रहे और एक इनमें यकसानियत शुरू। अच्छा सर, ये ज़रा बताएं कि ये जो बुद्ध मज़हब और ये जो बुद्धिस्ट जो मज़हब है, इनके दरमियान बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या है? वो बुनियादी तौर पर ये जो मज़ाहिब हैं ये ओरिजिनेट हुआ शामनिज़म और एनिमिज़म से, और उससे पहले आप देखें, आप उसको शजर परस्ती या मज़ाहिर परस्ती कहते थे। जब मज़ाहिर परस्ती भी किया और उस ज़माने में लोग
ज़राअत पेशा नहीं थे, ये खाना बदोश थे, ये मूवमेंट करते थे गर्मियों में इधर आना, सर्दियों में ये बरआज़मों को क्रॉस करते थे। सही। तो उस ज़माने में लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने अलामात रखे, इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के दास्तानें, उन कहानियों मज़ागारों के बारे में उन्होंने कहानी बनाया जी, इस तरह के जो जिस चीज़ को उन्होंने अजीब समझा उसके पीछे उन्होंने कहानियाँ बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे कहानियाँ मिलकर रज़मिया बने, और वो रज़मिया दास्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए वो एक अक़ीदा बन गया, और उस तरीके से बोनिज़म वजूद में आया। बोनिज़म के बाद जो आपको धरावड़ी तहजीब है वो भी इधर से चले। अगर आप श्रीलंका के 7-8 ज़माने जो तामिल जो इथनिसिटी है उनके और इधर के बहुत सारे आपको नाउन्स में, ज़बान में नाउन्स में आपको एक मिलेंगे, और उनके अकायद भी एक मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताऊं, जो नॉर्थ कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर इनूट है, एस्किमो है, बहुत सारे वहाँ पर फैमिलीज़ हैं, उनकी भी वहाँ भी शामनिज़्म है, उनके जो रस्म रिवाज हैं, उनकी लाइफ स्टाइल है, वो यहाँ के लाइफ स्टाइल अगर आप आज से 60 साल पहले के देखेंगे तो आपको एब्सोल्युटली वही रिफ्लेक्ट करेगा जो इधर है। और इस वक्त में इस बात को तक़वीत इसलिए मिलते हैं, इस वक्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर हमारे इधर के एम्प्टी डीएनए के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक मिलेंगे। हालांकि खुद कनाडा के अंदर जो यूरोप से गए हुए लोग हैं उनका और इनका बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि वहाँ रहने के बावजूद उनके डीएनए आज भी इधर से मिल रहे हैं। तो आपको ये इंटरकनेक्टेड नज़र आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो प्लेटो है ये गिज़बो ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि ये मीनारा है। अगर आप यहाँ शो सिविलाइजेशन को देखें जिसकी चीन की आबादी वहीं से फैला, आप यूरोप के कोरगन सिविलाइजेशन को देखें यहीं से फैला, अगर आप इंडस सिविलाइजेशन यहीं से जाते हैं ना, और कदीम ज़मान ग्रेट माइग्रेशन के दौर में लोगों ने दरियाओं के ज़रिए से सफ़र शुरू किया, ठीक है जी, जहाँ जहाँ पानी ने जो रास्ता दिखाया उसके ज़रिए से गए। तो आपके इंडस सिविलाइजेशन की जो इस वक्त मेहरगढ़ की अगर उसकी वो कार्बन डेटिंग देखने के बाद वो तकरीबन 9000 क़ब्ल मसीह, यानी इराक़ के जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से भी कदीम कहते हैं, तो जाहिर है वो यहीं से लोग गए थे। और यहीं से आपको मशरक़ी यूरोप में जो कदीम यूरोपियन कल्चर है, सिविलाइजेशन है, कोरगन, वो भी आपको यहीं से नज़र आएगा। अलबत्ता अगर आपको मिस्र और यूनान को देखें तो ये बाद में हुआ है, तो लिहाजा ये आपको कदीम तारीख़ को भी और कल्चर को भी बहुत सारी चीज़ों को आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इनके ऊपर बैठ के आप इसको आप मजहबी नुक्ता से नज़र से हट कर अगर आप हिस्टोरिकली आप जाकर देखेंगे तो फिर आपके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ जो इस वक्त लोगों के सामने से गायब हैं वो ज़ाहिर होकर आएगा, आप इसको एक्सप्लोर कर सकेंगे। सर इसमें एक सवाल एक और है सर, इसमें जो बुन मजहब है जो एक ज़माने में बहुत फुल फ्लश था ना, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश था, तो ये यकायक जो है कैसे ख़त्म हो गया? अभी इसको ख़त्म नहीं हुआ, वजूद नहीं है। ये नामरीब ज़ांपों के दौर में ये लिगमंच और इनके ख़ानदान के दरमियान टकराव हुआ। उनकी जो सल्तनत थी वो यरनू में थी, छोटा सा रजवाड़ा था, लेकिन उन्होंने जो इस वक्त चाइना के एक सूबा से कुंगाई और यूनान, ये भी तिब्बतन ओरिजिन है, बोतियास नस्ल बोतियास से हैं, उनको मिलाकर उन्होंने यहाँ पर तोयोहुन कहते हैं उधर कब्जा किया, सुम्पा पे किया। इसके बाद ये लोग चीनी तुर्किस्तान गए, उनको भी फतह किया, इन इलाकों को फतह किया। इसके बाद बोन और बुद्ध मजहब की जो बादशाहतों में ये टेंशन होता रहा, तो आप ये ख्याल सुल्तान को देखें कत्ल हुआ, फ्लांडरमा को देखें कत्ल हुआ, नामरी भी जहर से मारा। इसी तरीके से आपको बहुत सारे जो इस इलाक़े पर जब इतनी बड़ी सल्तनत थी, जो उस वक़्त साउथ एशिया में भी इतनी बड़ी सल्तनत नहीं थी, ना चाइना में था, बहुत बड़ी सल्तनत जिसको तिब्बतन एम्पायर कहते हैं, बहुत सारी किताबों में आप मुतालिया किया होगा। तो उस दौर में सबसे ज़्यादा जो हुक्मरान थे या बादशाहतें थी वो मज़हब के ज़रिए से वो एट ए टाइम वो बादशाह भी रहना चाहते थे और वो मजहबी पेशवा भी थे। तो इस तरीके से इनके दरमियान ये लड़ाई झगड़े होते रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता
बुत मत हावी होता गया। फिर हमारे यहाँ जो नामगेल फैमिलीज आ गए ना निमागोन के बाद, उनके औलाद ने यहाँ के जो बौन मजहब हैं इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से तहरीक चलाई। और मैं आपको ये बताऊँ, अभी ये लोग कहते हैं जी ये 9th सेंचुरी में बुद्धा ये बनाया है। अब मुझे ये बताओ, अशोक और कंशक यहाँ पहुँचे तो उनके आसार मुझे दिखाएं। कोई एक चीज यहाँ पर है उनके आने का नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत बात की बात है, ये उनसे पहले बने हुए थे। ठीक है जी। और ये जो मज़हब है आपको साउथ एशिया में, आपको चाइना में देखेंगे। अलबत्ता मैं ये आपको बता सकता हूँ, लाओज़े की जो फ़लसफ़ी है उसमें से कुछ आपको बोन में नज़र आएगा। इसी तरीके से कन्फ्यूशियस की भी कुछ आइडियाज खास तौर पर जो सोशल नॉर्म्स में वो भी आए हैं। इसके अलावा आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मुताले की कमी है। हम सिर्फ 1-2 किताबों को पढ़ के हम देख रहे हैं, हालांकि आपको एक होलिस्टिक स्टडी की ज़रूरत है। अगर आप होलिस्टिकली स्टडी करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इसमें आपकी बातों से मुझे इस तरह लगा है, मुझे जो मालूमात मिली है इसमें अभी, तो ये है कि यहाँ पे बुन के आसार ज़्यादा हैं। बोन के आसार आज मैं आपको बताऊं, बुद्धिस्ट के आसार कम है आप, और लेकिन अब जरा सवाल सर, यहाँ पे बोन के आसार ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट के आसार कम है। एक जिस तरह अगर हम देखते हैं लद्दाख, वहाँ पे बोन के आसार ज्यादा नहीं है, वहाँ पे बुद्धिस्ट वहाँ बहुत ज्यादा फुल फ्लैश है। सर वहाँ बोन के थे खत्म हो गए उधर, इसलिए हुआ निमागोन के औलाद। और इसके बाद आज तक के जो लद्दाख के राजगान है ना, ये डिवोटेड बुद्धिस्ट बन गए। उन्होंने बोन मजहब को ख़त्म किया। बल्तिस्तान में ये हुआ कि बोन को ख़त्म तो किया, लेकिन यहाँ पर 850 में मुसलमान लोग यहाँ आया। जब हारून रशीद को आलमीन ने बदख्शां से तिब्बतन जो एम्पायर था, शायद खलांडन में है, उनको अपील किया रहा अपने एसाइलम के लिए, पनाह के लिए। लेकिन उसके वजीर की होशियारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। फिर वो पलट के गए, आलमीन को कत्ल किया और वो खुद खलीफा बन गया अब्बासी दौर में। तो ये एक वाक़ा हुआ। लेकिन यहाँ ओवर द पीरियड मुसलमान आते गए। इसके बाद आपको 14वीं सदी में यहाँ पर बाज़ाबिता तौर पर इस्लाम आया, और इस्लाम जो राजा आज़ाद हो गए थे, तिब्बतन एम्पायर से आज़ाद हो गए थे, तो उन्होंने, चूँकि वो मुसलमान था, उन्होंने इस्लाम को की तबलीग की, और यहाँ के जो आपके स्टेट मज़हब इस्लाम बन गए। तो उन्होंने न बुत को छेड़ा न बोन को छेड़ा। अलबत्ता जो शाखां थे या आप समझे मंदिर थे, उनकी दीर कहते हैं, उनको उन्होंने मस्जिद बनाया, बिगाड़ा नहीं। जैसे चर्चन मस्जिद है या और भी मसाजिद है, उनको उन्होंने डिसमेंटल नहीं किया। वहाँ से बुत को निकाला, उसको क़िबला दुरुस्त किया और उसको मस्जिद में तब्दील किया। इसके अलावा इन आसार को ख़त्म नहीं किया। लेकिन अभी 5-10 साल हो गए हैं, इस वक्त ने काबीना में रह के बनाया, लेकिन इसके ऊपर जितना पैसा हमने रखा था, जो बनाना था नहीं बन सका। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिला, वरना लोग यहाँ आकर वो सुराख में पत्थर फेंकते थे, यानी इसको तोड़ने के लिए। अगर कोई पत्थर उसमें टिक गया तो फिर वो जो खातून है उसके लिए बैठा होगा। इस किस्म के गलत बातें उन्होंने करके इन सब को तबाह किया। आज भी आप देखें जो आम लोग आकर इन सब को ख़राब किया। हम इनकी परस्तिश करने की बात नहीं कर रहे, ये हमारा तारीख़ी वर्सा है, ये हेरिटेज है। हेरिटेज बिल्कुल। अब लोगों को नहीं पता इस हेरिटेज को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन आम लोगों के जहन में नहीं है। हमारे उलमा भी, हर फ़िक़ा के उलमा इन चीज़ों के खिलाफ है। आप खुद आप देखें, मेरे खिलाफ लोग क्यों कह रहे हैं, लोगों को इतना समझ नहीं है। ठीक है नहीं जी। आपको बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान ने उड़ा दिया, क्यों? असर को मिटाने की जरूरत नहीं है, आप उसको रखने की वजह से आप गैर मुस्लिम तो नहीं हो जाता, लेकिन ये आपकी पुराने ज़माने के आपके हिस्ट्री को रिवाइव करेगा। आप इन चीज़ों की मौजूदगी में आने वाले आपके कौमी जो तशख़्ख़ुस है या आगे आपने बढ़ना है, तो इन्हीं पर बुनियाद होगा। ये लोगों की समझ में नहीं है, इसलिए बहुत सारे आसार आपको हमारे यहाँ से मिट चुके हैं। मैं ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा अमेजिंग आपको ये नर आपके सामने है,
نرم جو ہے وہ بہت زبردست ہے, وہ کیسر کی پوری داستان کو ریفلیکٹ کرتا ہے, لیکن آج تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں, اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا. ایک صاحب نے اپنے یہاں اس نے باغ بنایا اور اس کو ڈسٹمبر سے مٹا دیا تھا, توڑنے کی بھی کوشش کی تھی. لمسا والا بھی میں نے پہلے تصویر لی تھی, ابھی انہوں نے پھر توڑا ہے. تو بہت سارے آثار تھے. آپ لوگ کو چونکہ مذہبی تنگ نظری کی وجہ سے توڑ رہے ہیں, اس سے مذہب کا ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے. ہمارا ہسٹری, کلچر اور آپ کے لوگوں کے بیہیویئر, جنرل بیہیویئر, یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے. اسی کے اوپر ہم دنیا کو اپنے حقائق بتا سکتے ہیں. ہم کب سے ادھر تھے, ہم کیسے رہے ہیں, کس طریقے سے ہمارے جو ایوالو ہوا ہے, یہ ہم بتا سکتے ہیں. سر اس میں ایک آخری ایک سوال ہے سر. اس میں سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی جو اسکالرز ہیں یہاں کے, جو ہسٹورینز ہیں یا جو کتابیں ہیں, جو بکس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, اس میں تو یہ سارے جو راک کاروی ہیں, جو منتھل بدا راک ہے, یہ بودا راک کو ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. جبکہ آپ کا سوچ, آپ کا آئیڈیا بالکل سم ڈفرینٹ. بالکل آپ کہتے ہیں بھائی یہ تنپا راک ہے, یہ بنپا راک ہے, اور آپ کا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. اور ان کا چونکہ وہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت ہوگا, کوئی ایویڈنس ہوگا, کوئی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوگی, ان کو سب کا یہ موقف ہے کہ بھائی یہ بودا راک ہے. ہمارے یہاں بون مذہب پر یا بون کلچر پہ اسٹڈی نہیں ہوا ہے. آج آپ اپنے زندگی میں دیکھیں, ہمارے یہاں جو سردیوں میں آپ میفان کرتے ہیں, بون مذہب کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اچھا, آپ کے خزاں میں جو آپ خواتین ہمارے وہ چوپال پہ وہ ڈاؤ پلاتے ہیں, بلے پلاتے ہیں, ان کے ہیں. آپ کی سٹفلا ہے, ان کے ہیں. جو آپ کے جو پرو کھیلتے ہیں, یہ ان کے کلچر ہیں. یہ بدھ مذہب زیادہ سے گوتم بدھ کے بعد شروع ہوا. ان کی ہسٹری, نویں ہسٹری جو آپ کو میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا, زبرجت اور غیرمک میں, وہ اس میں 18,000 قبل مسیح سے انہوں نے یہ سارے چیزیں ہمیں انہوں نے اس زمانے سے دیا ہوا ہے. تو آپ کو میزوپوٹیمیا کی اگر تاریخ دیکھیں, آپ کاربن ڈیٹنگ دیکھیں تو 6 سے 7,000 قبل مسیح. مہر گڑھ اور آپ موہنجو دڑو سے زیادہ قدیم مہر گڑھ کہتے ہیں, اگر ان کو بھی دیکھیں ان سے بھی قدیم ہیں. یہاں میں نے بہت سارے آرکیولوجسٹ سے کہا جی یہ اس علاقے کے بارے میں آپ کا کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ فوسلائزیشن زون میں ہی نہیں آتا. وہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ اور دی پیریڈ ایرا کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا, مختلف ادوار کو نہیں دیکھا. یہاں بے تحاشا زلزلہ آئے ہیں. یہ آپ کو ایک پلیٹو تھا, یعنی آج سے 28 لاکھ سال پہلے یہ ایک پلیٹو تھا, اور یہاں راک فارمنگ بھی ہو رہے ہیں. آج سے 28 لاکھ سال پہلے K2 کی اونچائی یا آپ کی یہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا آپ کو دیامر کی, یہ 800 میٹر سے زیادہ بلند نہیں تھے. یہ اوور دی پیریڈ یہ راک فارمنگ ہوتے ہوئے بڑھتے گئے, اور یہاں پر بے تحاشا بارشیں. اس وقت یہ جو آپ کے بحر ہند کے مونسون کو روک نہیں سکتے تھے, بحر عرب کے, مطلب ابھی نہیں, اس زمانے میں نہیں روک سکتے تھے. 3,000 سے 4,000 ملی میٹر بارشیں ہوتی تھی, اور اس کی وجہ سے, زلزلے کی وجہ سے میسو یہاں پر ایروجن ہوا, لینڈ سائل ایروجن ہوا. اگر 5 کروڑ سال پہلے اس علاقوں کو دیکھیں گے تو یہ سمندر تک ٹھیک ہے جی. جب یہ آپ کے انڈین ٹیکٹونک پلیٹ جنوبی افریقہ سے ڈرفٹ ہوتے ہوئے 5 کروڑ سال کے بعد یہاں پہنچا, اور یہاں آ کر ایشین ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکر گیا. اب یہ ہمالیہ ہے, وہ آپ کے قراقرم ہے, ٹھیک ہے جی. ہندو کش تو خیر گلگت سے آگے آپ کو ملے گا. تو یہاں یہ ٹکرانے کے بعد لاوا اور جو ٹیتھے سی کے اندر جو ریت تھے, پتھر تھے, یہ سارے اس نے اٹھایا, اور پھر لاوا بھی نیچے سے آنے کے بعد مثلا یہ پہاڑ ہے آپ کو, یہ لاوا ہے, اور اس نے اپنے ساتھ اس نے راکس کلیس اٹھا کے لے آئے تھے. یہ ایروجن ہوتے گئے. تو اگر آپ ارضیاتی دور کو دیکھیں گے, ارضیاتی زمانوں کو دیکھیں گے, تو پھر آپ کو سب سے زیادہ انوائرمنٹل چینجز یا جغرافیکل چینجز ادھر جتنا آئے ہیں اور کہیں نہیں آئے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کے ان پہاڑوں کے پیچھے تکلا مکان ہے. تکلا مکان سمندر تھا, آج سے 8 لاکھ سال پہلے یہ سوکھ گئے. اس وقت 9-10 دریائیں جاتے ہیں اور اس تکلا مکان میں غائب ہو جاتے ہیں ریت میں. تو ان ساری چیزوں کو آپ جوڑیں اور ہولسٹیکلی اسٹڈی کریں گے, پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا یہ بدا راک کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیوں بنا, کیسے بنا. چلو جی, تھینک یو, بہت شکریہ.